हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियाज। ठीक है, पहले बताया था आपको पेंक्रियाज क्या है। इट इज़ एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड है। यहाँ हम बोल रहे हैं ये हमारा एक तरह का एक्सेसरी ग्लैंड भी होता है। अब पेंक्रियाज हमारा जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर लोकेटेड है। बात समझ में आई? ड्यूडेनम के बीच से ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? कैसे जुड़ा है हम देखेंगे भी डायग्राम पे, ध्यान दीजिए। अब ये हमारा स्टमक है, आपको सामने दिख रहा है, इट इज़ अ स्टमक। क्लियर? इसके साथ में ये हमारा लगा हुआ ड्यूडेनम नीचे, ये ड्यूडेनम है, ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रही है? इस ड्यूडेनम में नीचे की साइड पे ये क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये हमारा लगा है पेंक्रियाज। ठीक है, ये तो बात आ गई लोकेशन की। पेंक्रियाज कर क्या रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। व्हाट? फॉर द पेंक्रियाटिक जूस। अब देखिए, लिखिए हेडिंग पेंक्रियाज लिखा हुआ है। दिस इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड। मिक्स्ड टाइप का मतलब क्या है? ये दोनों तरह की है, एक्सो भी है और एंडो भी है। एक्सोक्राइन जो पार्ट है हमारे पास, ये इसका 99% होता है हमारे पास, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हमारा 1% होता है। बात समझ में आई? अब एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। बात समझ में आ रही है? तो समझिए, अब एक्सो और एंडो में डिफरेंस कैसे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने दो सेल्स बनाए, एक हमने ये सेल बनाया, दूसरा ये बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेल्स हैं, ये इस तरह से, और इस सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ये ब्लड वेसल्स। जो रेड कलर्स हैं वो क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो हार्मोन बनाएंगे वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं हमारे पास? ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब सीधे ब्लड में। अब ये क्या है हमारे पास? ये हमारा एक्सोक्राइन वाला पार्ट है। यहाँ पे ये निकाल दी हमने डक्ट, इस तरह से। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे जो हार्मोन्स बनेंगे या जो एंजाइम्स बनेंगे वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो हमारा जा रहे हैं सीधे सरफेस पे। तो ये क्या हुआ? एक्सोक्राइन। ये क्या हो गया हमारे पास? एंडोक्राइन। मतलब क्या हुआ? एंडोक्राइन इज दैट पार्ट विच डायरेक्टली रिलीज देयर हार्मोन इनटू द ब्लड, बट एक्सोक्राइन दे डू नॉट रिलीज देयर हार्मोन इनटू द ब्लड। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, हमें पसीना आता है, तो पसीना किससे निकल रहा है? वो निकल रहा है हमारा स्वेट ग्लैंड से। पसीना आ रहा है, क्या पसीना ब्लड में जा रहा है? नहीं, ये जा रहा है हमारी बॉडी के सरफेस पे। तो वो क्या हुआ? एक्सोक्राइन। बात समझ में आई? थायराइड, पिट्यूटरी, ठीक है ना, थाइमस, ये जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं हार्मोन को? डायरेक्टली हमारे ब्लड में। वो क्या हुआ है? दीज आर दी एंडोक्राइन पार्ट। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के जो हमारे पास पेंक्रियाज आपको दिख रहा है सामने, ये पर डे मतलब एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 1500 मतलब 1500 ml ब्लड, 1500 ml पेंक्रियाटिक जूस को अपने अंदर से रिलीज करेगा। बात समझ आई? ये जो पेंक्रियाज हमारा, ये पर डे हमारा 1500 ml 1500 ml पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करने का काम करेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट है हमारे पास, एंडो है, प्रेजेंट बिटवीन यू शेप ड्यूडेनम। ड्यूडेनम है, यू शेप है हमारे पास। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो पेंक्रियाज है हमारे पास उसमें कौन कौन से पार्ट है? पहला कौन सा है? हेड, बॉडी और टेल। हेड कौन सा है? स्टार्टिंग वाला, बॉडी मिडिल वाला, टेल कौन सा पार्ट है? लास्ट वाला। ठीक, अब जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको दो वर्ड बोले थे। एक मैंने बोला था पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट। दूसरा मैंने बोला था डक्ट ऑफ वर्सन। याद आ रहा है? दोनों वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा लगा हुआ ट्यूब जिसके थ्रू पेंक्रियाज अपने अंदर के पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहा है, कहाँ पे? इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। क्या नाम हमने उसे दिया? पेंक्रियाटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ वर्सन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बाइल डक्ट, लिखा है फ्रॉम द लीवर, बाइल डक्ट फ्रॉम द लीवर। अब ध्यान दीजिए, पहले बात किया हमने इस तरह से लीवर बनाया था, लीवर को हम नीचे की तरफ लेके आए थे, दो साइड से ये लेके आए थे, यहाँ लगा दिया था हमने पेंक्रियाज इस तरफ, और नीचे लाए यहाँ लगा दिया हमने एम्प्यूला, ये लगा दिया ड्यूडेनम। इसके पहले के लेक्चर में ये तो बात किया था हमने। तो देखिए ये क्या है हमारे पास? इसे हमने नाम दिया था हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। याद करो, क्या नाम दिया था? हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना? इसी के थ्रू तो जो पेंक्रियाज से आने वाला पेंक्रियाटिक जूस है वही तो ड्यूडेनम में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वो पार्ट हुआ। अब और नीचे बढ़ेंगे हम लोग। पेंक्रियाज जो होता है ये हमारा पेंक्रियाटिक जूस के साथ में हमारे पास बाइकार्बोनेट को भी रिलीज करेगा। क्या करेगा? बाइकार्बोनेट को भी रिलीज करने का काम यही पेंक्रियाज हमारा करेगा, ताकि स्टमक से आने वाला जो एसिडिक फूड है वो उसे वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ पेंक्रियाज का। लोकेशन देख लिया हमने। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में एक और संरचना दी हुई है जिससे हमने नाम क्या दिया था?
गॉल ब्लैडर, क्या नाम दिया था? गॉल ब्लैडर। ये क्या है हमारे पास? गॉल ब्लैडर। अब याद होगा आपको, गॉल ब्लैडर में मैंने 2 काम बताए थे। पहले क्या बताया था आपको? पहला फंक्शन था इसका कौन सा? स्टोर दी बाइल। क्या था? स्टोर दी बाइल। दूसरा काम क्या था इसका? कॉन्सेंट्रेट दी बाइल। बताया था आपको लीवर में क्या बताया था? पहला बाइल को अपने अंदर स्टोर करना, और दूसरा काम क्या बताया था? उसी बाइल को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करना, बोला था आपको, ठीक है ना? ठीक, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है पैंक्रियास का। अब क्या करेंगे हम लोग? इस पैंक्रियास को यहाँ से काटेंगे और काट के निकालेंगे इसका क्रॉस सेक्शन। तो अगले स्लाइड में देखेंगे कि पैंक्रियास में कौन कौन सी सेल्स हैं, ठीक है, किसका नेचर एक्सोक्राइन है, किसका नेचर एंडोक्राइन है, और उनके काम क्या है। तो देखो बच्चों, क्या दिख रहा है? एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक एसिनाइन नाम दिख रहा है। एक्सोक्राइन में मैंने आपको बोला इट इज़ द 99% पार्ट, और जो एंडोक्राइन है ये हमारा 1% पार्ट है। यस और नो? यस, ठीक। अब नाम दिख रहा है आपको पैंक्रियाटिक डक्ट। पहले भी बात करी हमने। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बीटा सेल पे स्टार लगा लेना। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पैंक्रियास के अंदर ऐसे कौन सी सेल हैं जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखा है बीटा सेल। बीटा सेल क्या कर रहे हैं? ये जो बीटा सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन को। व्हाट? इंसुलिन को। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। बात समझ में आई ना? इंसुलिन जो होता है वो हमारे अंदर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करेगा। यदि बीटा सेल खराब हो गया, बात समझे, यदि बीटा सेल खराब हो गया है तो क्या इंसुलिन बनेगा? नहीं। उस समय कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज़। कौन सी होती है डिजीज? डायबिटीज़। क्लियर? दूसरा यहाँ दिख रहा है आपको डेल्टा सेल। क्लियर? डेल्टा सेल क्या बना रहा है? सोमैटोस्टैटिन। क्या बना रहा है? सोमैटोस्टैटिन। तीसरा सेल देखिए अल्फा सेल, क्या बना रहा है? ग्लूकागॉन। यहाँ नाम दिख रहा है आपको, क्या नाम है उसका? ग्लूकागॉन। अब ये जो अल्फा सेल है वो बीटा सेल के अपोजिट में काम करेगा। बात समझ में आई? अल्फा सेल इज जस्ट अपोजिट टू द बीटा सेल। बीटा सेल में क्या बोला आपको कि बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अल्फा सेल क्या करेगा? अल्फा सेल जो होता है इससे बनने वाला जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये हार्मोन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, और ये जो इंसुलिन हमारा है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करेगा। बात समझ में आई ना? अब ना तो इंसुलिन ज़्यादा हो ना ग्लूकागॉन ज़्यादा हो, ना इंसुलिन कम हो ना तो ग्लूकागॉन कम हो। इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है हमारे पास? डेल्टा सेल। क्या नाम दिया हमने उसे? डेल्टा सेल। और इससे बनने वाले जो हार्मोन है उसका नाम क्या दिया हमने? सोमैटोस्टैटिन। बात समझ में आ गई? अब और नीचे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया पैंक्रियाटिक एसिनाइन। पैंक्रियाटिक एसिनाइन क्या है? पैंक्रियाटिक एसिनाइन वो पार्ट है जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को अपने अंदर से रिलीज करेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझे? कौन कौन से एंजाइम है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक। अब एक और आया पी सेल। पी मतलब पहला पी पैंक्रियाटिक, मतलब पैंक्रिया से निकल रहे तो पैंक्रियाटिक। दूसरा पी मतलब पॉलीपेप्टाइड, मतलब पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। बात समझ में आ रही है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल ये वो सेल्स हैं जो एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं ताकि वो प्रोटीन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन था जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से सेल्स हैं, उनका काम क्या है, ठीक है। अब बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल। अब अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें या लिख दें कि अल्फा सेल प्लस बीटा सेल अगर साथ में लिख दें तो उससे हम नाम दे देते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बात समझ में आई? क्या नाम दिया? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, हिंदी बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो यहाँ पे बात करी हमने पैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल। ये क्या, इसका काम क्या था सोमैटोस्टैटिन का? अल्फा और बीटा सेल से होने वाले सेक्रेटरी हार्मोन को कंट्रोल करना, ठीक। ये बात होगी, सारे बात हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाइन। पैंक्रियाटिक एसिनाइन का काम क्या है ये हम देखते हैं यहाँ पे आगे की नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या दिख रहा है आपको? पैंक्रियाटिक जूस, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास सेक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये जो अल्कलाइन फ्लूइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट काम किया है, ये एसिड से आने वाला जो हमारा एसिडिक फूड है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहा है हमारे पास, बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या है, सोडियम हमारे पास। अब इसमें 98% क्या है हमारे पास, वाटर। बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, सेक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय द सेक्रेटिन। सेक्रेटिन एक हार्मोन है, क्या है, एक तरह का हार्मोन। ये सेक्रेटिन बना कौन रहा है, इसे बनाने वाला जो पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। क्या नाम देंगे, ड्यूडेनम। अब याद होगा ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स दिख रहा है आपको, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, पहला ट्रिप्सिनोजन, दूसरा ट्राइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो इलास्टेज। यहाँ पे ये जितने आपको एंजाइम दिख रहे हैं ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, लिखा हुआ है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये सारे, क्लियर। लाइपेज क्या है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, सामने दिख रहा है आपको। पैंक्रियाटिक एमाइलेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च के डाइजेशन के लिए। बात समझ में आई ना, मतलब ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज प्रोटीन डाइजेशन के लिए, लाइपेज लिपिड डाइजेशन के लिए, पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च के डाइजेशन के लिए। आगे न्यूक्लियसेस, यहाँ देखिए डीएनए भी है, आरएनए भी है। क्या डीएनए आरएनए हमारी बॉडी के न्यूक्लिक एसिड है, यस, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दे बोथ आर दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ अवर बॉडी। इन दोनों का डाइजेशन भी कौन करवा रहा है हमारे पास, पैंक्रियास। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, यस, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। बात समझ में आ रही है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं भाई। जब तुम लोग किसी प्लांट को खाते हो क्या उसमें डीएनए नहीं होगा। तो क्या पैंक्रियाटिक जूस हमारा सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट या सभी तरह के कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट हैं क्या उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस है। इस वजह से हम पैंक्रियाटिक जूस को हम क्या बोल देते हैं, इट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। बात समझ में आई, मतलब क्या बोलेंगे कि पैंक्रियाटिक जूस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। यहाँ तक बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पे हमारा पैंक्रियास खत्म होता है। अब पैंक्रियास से नीचे बढ़े तो पैंक्रियास जुड़ा किससे था, ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम क्या था, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड जिजनम, थर्ड इलियम। पहले बताया आपको कि ड्यूडेनम जो था वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, जिजनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इलियम में विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब देखिए 3 दिख रहा है आपको, पहला क्या दिख रहा है, ड्यूडेनम, जिजनम और थर्ड वाला कौन सा है, इलियम। लेंथ ड्यूडेनम का देखिए 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 2 मीटर। अब ड्यूडेनम में प्रेजेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड। मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, जब पढ़ाई थी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वहां बोला था कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो एल्कलाइन म्यूकस को रिलीज कर देते। याद आया, पढ़ाया था मैंने हिस्टोलॉजी में आपको, कहाँ पर ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट थी, ये प्रेजेंट थी हमारे पास सब म्यूकोसा की लेयर में, याद आ रहा है। फिर मैक्सिमम डाइजेशन और मॉडरेट विलाई, मतलब मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। बात समझ में आ रही, बीच की है विलाई यहाँ पर प्रेजेंट है। जिजनम में क्या हो रहा है, 1 मीटर लेंथ है। प्लीका सर्कुलरिस क्या है, ये अभी हम बात करेंगे इसके लास्ट में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, जिजनम में, और मैक्सिमम लॉन्गेस्ट विलाई है और मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे हमारे पास, जिजनम में। इसी वजह से जिजनम वाले पार्ट में मैक्सिमम हमारे पास क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। अब एक वर्ड आया प्लीका सर्कुलरिस, ये क्या है समझिए। अब यदि हम बात करें इंटेस्टाइन के बारे में, ध्यान दीजिए, ये बनाई हमने इंटेस्टाइन एक। इस इंटेस्टाइन में जो फोल्डिंग होती है, मैं विलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ फोल्डिंग की। ये जो फ्री है, अब यहाँ पे ये जो फोल्डिंग है आपके सामने, ये वाले, ये इसे हमने नाम क्या दिया, प्लीका सर्कुलरिस। बात समझ में आई। अब इस प्लीका सर्कुलरिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, विलाई। अब ध्यान बताइए बच्चों, जितने ज़्यादा प्लीका सर्कुलरिस के फोल्डिंग होंगे उतने ही ज़्यादा तो विलाई होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। पहला पॉइंट सरफेस एरिया बढ़ाना। दूसरा, क्या प्लीका सर्कुलरिस जो है यहाँ पे, क्या वो ट्रांजिशन टाइम पीरियड को बढ़ाएगा, यस। कैसे बढ़ाएगा, अब वो भी देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक इंटेस्टाइन हमने ये बनाई छोटी सी, एक ये बना दी इंटेस्टाइन हमने, ठीक।
अब ये जो इंटेस्टाइन है इसमें मैंने बहुत सारी फोल्डिंग दे दी इस तरह से, ये इस तरह से, ध्यान दीजिए। अब फूड पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे जल्दी, ये जल्दी दूरी कवर करेगा या फिर यहाँ से यहाँ पे जल्दी पहुँचेगा? बोलो, इस वाले में जल्दी पहुँचेगा, इस वाले में देर से, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग बहुत ज़्यादा है। जब उसे समय ज़्यादा लग रहा है इस इंटेस्टाइन को पार करने में, तो क्या इंटेस्टाइन को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा उस फूड को अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए? बात समझिए, यस और नो? यस। क्या बताया कि यहाँ से यहाँ जाने में फूड पार्टिकल को ज़्यादा समय लग रहा है, जिसकी वजह से इस इंटेस्टाइन को समय भी तो ज़्यादा मिल जाए ताकि वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाए। यस और नो? यस। तो ये काम होता है हमारे पास प्लीका सर्कुलरिस का। अब ये बात हुई ड्यूडेनम की। इलियम पे देखिए लंबाई कितनी है? 2 मीटर। पेयर पैचेस, फिर मैंने पहले बताया कि पेयर पैचेस क्या है। पेयर पैचेस जो होते हैं, दीज आर द लिम्फेटिक पार्ट। क्या है? लिम्फेटिक पार्ट। बात समझ वाली, जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट कहाँ पर एब्जॉर्व हो रहा है? इलियम पे। और लिस्ट विलाई, मतलब सबसे कम जो विलाई होते हैं कहाँ पर होते हैं हमारे पास? इस इलियम वाले पार्ट में। बात समझ में आ रही है? सबसे कम जो विलाई वो कहाँ पर है हमारे पास? है इस इलियम वाले पार्ट में। तो क्या देखा हमने? ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, तीनों को मैंने कंपैरिजन किया। लंबाई 25 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 मीटर वहाँ पे, 2 मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रूनर्स ग्लैंड है, वहाँ पे क्या? प्लीका सर्कुलरिस है, वहाँ पे क्या? पेयर पैचेस हैं, नाम दिख रहा है आपको। अब मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मॉडरेट विलाई, लॉन्गेस्ट विलाई है, और यहाँ पे क्या है? लिस्ट विलाई हमारे पास है। अब कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन आपसे? ब्रूनर्स ग्लैंड पे मैंने पहले बोला स्टार लगा पूछे जाते हैं। प्लीका सर्कुलरिस बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। पेयर पैचेस पूछेंगे, आपसे पूछते ही हैं, ठीक है ना। विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट कहाँ पर एब्जॉर्व हो रहे हैं, यहाँ पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछते हैं और आपके एम्स के एग्जाम के लिए भी पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो हमने बात करी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल के बाद क्या आती है? लार्ज आती है, ठीक है ना। तो अगली स्लाइड में देखेंगे हम कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किस तरह की है। देखिए बच्चों, ये दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत हमारी। अब बड़ी आंत में की जो संरचना ये आपको पहचानी हुई होगी, बहुत सारे आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो देखा जरूर होगा। इस तरह की हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट है देखिए। पहली चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पर ओपन हो रही है, ध्यान से सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट मतलब इलियम, समझे, वो जहाँ पर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी वाला पार्ट इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ से अटैच है, उस वाले पॉइंट पर एक वॉल्व होता है। क्या होता है? एक होता है वॉल्व। इस वाले पॉइंट पे हमारे पास अटैच है। बात समझ में आई? जहाँ पर ये अटैच हमने करी है, इस जगह पर एक वॉल्व होता है, और इस वॉल्व को हम नाम क्या देते हैं? इलियोसिकल वॉल्व। क्या नाम देंगे? इसका नाम होता है हमारा इलियोसिकल वॉल्व। जहाँ पर इलियम अटैच हो रही है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब यहाँ से जो फीकल मटेरियल है वो ऊपर जा रहा है, क्या नाम दिया? असेंडिंग कॉलन, समझे। आगे बढ़े, यहाँ से फीकल मटेरियल हमारा नीचे आ रहा है, नाम क्या दिया? डिसेंडिंग कॉलन। बात समझ में आ रही है? अब क्या कॉलन में एब्जॉर्प्शन होता है? यस, कॉलन में भी हमारे पास वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, मेडिसिन भी एब्जॉर्ब होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीकम वो पार्ट है जहाँ से हमारे पास इलियम कनेक्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। सीकम वो पार्ट है जहाँ पे हमारे पास इलियम आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अब एक वर्ड आया अपेंडिक्स, सुना होगा आपने। अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं करता है, बट इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? दूसरा काम क्या है इसका? जो अपेंडिक्स है, इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम देंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हमारा, ये एक तरह से लिम्फॉइड पार्ट है हमारा। क्या है? लिम्फॉइड पार्ट है, जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, बट इसका डाइजेशन में कोई भी रोल हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो येलो कलर का आपको दिख रही है, ये वाला पार्ट, इसी के साथ में हमारे पास 3 मसल्स होते हैं, 3 ठो मसल्स होंगे इस तरह से, पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन पे कनेक्ट होंगे वो, ये जोड़ दिए, ठीक। ये जो मसल्स आपको दिख रहा है, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं, इन मसल्स का नाम होता है टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई, ये एक तरह के मसल्स हैं। देखिए टीनिया कोलाई है,
टीनिकुलर जो मसल्स वो दिख रहा है ये हमारे फीते की तरह धागे की तरह संरचना है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि टीनिकुलर मसल्स आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे जो आपको इस तरह से ये दिख रही संरचना, ये वाले पार्ट, ये वाले ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है, इसे हम नाम देते हैं हॉस्ट्रा। क्या नाम देंगे बेटा इसे हम लोग? हॉस्ट्रा। क्या नाम दिया? हॉस्ट्रा। अब समझिए, अब इनका काम क्या है, ये अपने अंदर फीकल मटेरियल को होल्ड करके रखेंगे, मतलब उसे बहुत तेज़ी से मूव करने नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो होते हैं हॉस्ट्रा, फीकल मटेरियल को बहुत ही तेज़ी से मूव करने नहीं देते हैं। बात समझे? अब ये हॉस्ट्रा क्यों बने? देखिए, जैसे लोअर होता है, पैजामा होता है, या इस तरह के कपड़े होते हैं, जब उसका नाड़ा खींचेंगे तो पैजामे की जो परिधि होती है वहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, वैसे ही उसी तरह से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें टीनिया कोलाई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस तरह के रिंकल्स पड़ते हैं, जिसे हमने नाम क्या दे दिया? हॉस्ट्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे बढ़े, ये वाला जो पार्ट है इसे क्या नाम दिया हमने? सिग्मॉइड कॉलन। क्या नाम दिया? सिग्मॉइड कॉलन। सिग्मॉइड कॉलन का एक और नाम होता है जिसे हम नाम देते हैं पेल्विक पार्ट। क्या नाम दिया हमने? पेल्विक पार्ट। अब ध्यान दीजिए, ये तो बात यहाँ तक हो गई। अब दो पार्ट इसमें और आएंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पूरा, ये पोजीशन, इस पोजीशन को नाम देते हैं हम लोग हिपैटिक फ्लेक्सर। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हमारा लीवर के पास होता है। इस साइड पे आते हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? स्प्लेनिक फ्लेक्सर। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा वो स्प्लीन के पास आता है। बात समझ में आई ना? लीवर के पास आने वाला हिपैटिक फ्लेक्सर, स्प्लीन के पास आने वाला स्प्लेनिक फ्लेक्सर हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन कहाँ पर ओपन हो रहा है हमारे पास? रेक्टम पे। रेक्टम कहाँ पे ओपन हो रहा है हमारे पास? एनल कैनाल पे। जो एनल कैनाल है हमारे पास, यहाँ पर दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड। बात समझे? ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम नाम क्या देते हैं? इसका नाम होता है इंटरनल स्फिंक्टर। इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ऊपर वाला इंटरनल स्फिंक्टर, नीचे वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो कैसा होगा? हमेशा इनवॉलेंट्री। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा होगा? हमारा हमेशा वॉलेंट्री। बात समझ में आई ना? इंटरनल इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल हमारा वॉलेंट्री। बॉडी में कोई भी जगह हो, कोई भी बॉडी का पार्ट हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, अगर आपको वहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर मिल रहा है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इनवॉलेंट्री। बात समझे? और एक्सटर्नल हमारा हमेशा और हमेशा ही कैसा रहेगा? वॉलेंट्री। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इस लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ फंक्शन आएंगे, वो हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के काम क्या है। समझिए, अब आपने बच्चों एक नाम सुना होगा ड्यू, DEW, बोलते हैं ना डर की आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो यहाँ देखिए किस तरह से अब इसके नाम याद करोगे। फंक्शन DEWS, D फॉर डिफिकेशन। क्या नाम देंगे हम लोग? डिफिकेशन, मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। E फॉर एक्सक्रीशन, जानते हो आप लोग। W फॉर क्या हो जाएगा हमारे पास? वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा? W फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। और S फॉर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंथेसिस ऑफ विटामिन। व्हाट? सिंथेसिस ऑफ विटामिन। कौन से? विटामिन B12 और विटामिन K। कौन कर रहा है? माइक्रोब्स की मदद से हमारे पास इस कॉलन में, जो कॉलन हमारे पास, वहाँ पे विटामिन B12 और विटामिन K का फॉर्मेशन भी हो रहा है। बात समझ में आई ना? तो कैसे याद करोगे? D फॉर डिफिकेशन, E फॉर एक्सक्रीशन, W फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन और S फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद रखो आप लोग, ड्यूज। इससे आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन के सारे फंक्शन आप यहाँ पे आराम से याद कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, वहाँ भी बात करेंगे हम लोग कि उनका काम क्या है। देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कुछ हार्मोन्स भी होंगे। तो बच्चों यहाँ पहला हमारा जो हार्मोन है उसे हमने नाम क्या दिया? विलेकिनिन। विलेकिनिन विलाई से वर्ड आ रहा है, यस और नो? यस। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ विलाई, मतलब विलाई की फंक्शन को बढ़ा देगा। जब ये विलाई के फंक्शन को बढ़ा देगा तो क्या वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं बढ़ जाएगी? यस, बढ़ेगी। मतलब विलेकिनिन रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ विलाई, दैट्स वाई विलाई प्ले वेरी गुड रोल इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बात समझ में आ गई? दूसरा, VIP वैसो एक्टिव
इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, नाम दिख रहा है VIP, डिक्रीज पेरिस्टालसिस इन द स्टमक। क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्टमक वाले पार्ट में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स के लिए फूड होना चाहिए। 3 to 4 आवर के लिए हमारे पास फूड होना चाहिए। यदि इससे कम समय के लिए फूड है तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमें स्टमक में हमारा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उससे वहाँ पे धीमे करना पड़ता है। एंटीरोगैस्ट्रोन इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ HCl इन द स्टमक। अब अगर हमारे जो फूड है वो स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद आगे बढ़ गया कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या हमारे स्टमक में HCl की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। उसे कौन कर रहा है? एंटीरोगैस्ट्रोन। भाई स्टमक में जब फूड है ही नहीं तब क्या होगा? HCl की जरूरत है नहीं। तो ये कौन बोलेगा कि भाई हमारा जो आमाशय है उसमें खाना नहीं है, अब आमाशय तुम अपने अंदर एसिड को बनाना बंद कर दो। कौन बता रहा है? एंटीरोगैस्ट्रोन। आगे बढ़ते हैं। GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, नाम दिख रहा है, ध्यान दीजिए। इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पेप्सिन था, रेनिन था और हमारे पास लाइपेज था, मतलब 1% फैट यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा था हमारे पास स्टमक के अंदर। और क्या था हमारे पास? बाइकार्बोनेट था, म्यूकस था, सारे के सारे गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट है हमारे पास, है कि नहीं? जब वहाँ पे फूड है नहीं तो क्या वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो वो प्रोसेस कौन कर रहा है हमारे पास? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। CCK, सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली बाय द ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम। नाम देखिए। अब जो CCK हमारा कोलोसिस्टोकाइनिन, इसका पूरा नाम होता है, काम क्या है? अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, ये देखिए ये हमने बनाया गॉल ब्लैडर, यहाँ है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ने क्या किया? इस ड्यूडेनम ने बना दिया CCK। अब ये जाएगा हमारे पास हमारा इस गॉल ब्लैडर के पास और इस गॉल ब्लैडर को ऐसे दबाएगा। जब ये दबेगा तभी तो इसके अंदर से जो स्टोर बाइल है वो बाहर आएगा। यस और नो? मतलब कोलोसिस्टोकाइनिन मतलब CCK रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर, तभी तो गॉल ब्लैडर अपने अंदर से बाइल को बाहर निकाल पाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटिन, पहले भी बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको कि सेक्रेटिन जो है वो निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये सेक्रेटिन जो है वो बाइकार्बोनेट को बना रहा है। बाइकार्बोनेट बनने की वजह से ड्यूडेनम की जो एसिडिक मटेरियल है वो न्यूट्रलाइज होने का काम कर रहा है। बात समझ में आई ना? मतलब सेक्रेटिन कंट्रोल द एसिडिक फूड मटेरियल इन द ड्यूडेनम, या फिर आप कह सकते हो कि सेक्रेटिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड इन अवर ड्यूडेनम। बात समझ में आई? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपकी नीट और एम्स दोनों के एग्जाम में। बच्चों लास्ट में जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। मैंने पहले भी आपको बताया एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू द अवर एलिमेंट्री कैनाल, या कह लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए क्या बोला है, नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद द GI ट्रैक्ट या बोले एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे दो वर्ड पहले भी मैंने आपको पढ़ाए थे, ऑर्बैक्स प्लेक्सस, दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको मीजनर प्लेक्सस। जो ऑर्बैक्स प्लेक्सस ने क्या बोला था? कंट्रोल द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बताया था आपको, कहाँ पे पढ़ाया था मैंने? आपको याद करो, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की पहली स्लाइड में क्या बताया था कि ऑर्बैक्स प्लेक्सस कंट्रोल द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मीजनर क्या कर रहा था? गैस्ट्रिक सेक्रीशन करवा रहा था। क्या कह लो, एलिमेंट्री कैनाल में जो एसिड है, जो एंजाइम्स हैं जो सेक्रेट हो रहे हैं, कौन करवा रहा है हमारे पास? हमारा मीजनर प्लेक्सस। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, आपने खाना खाया, क्या ऐसा पॉसिबल है खाना खा लिया, खाना आपके पेट में आ गया? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचो, क्या खाना तो मैंने खा लिया, अब ये खाना अभी ना डाइजेस्ट हो, 2 घंटे बाद डाइजेस्ट होना चालू हो, क्या पॉसिबल है? नहीं। मतलब डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है, वो अपने आप होनी ही होनी, डेफिनेटली वो होगी। बात समझ में आ रही है? इसी को हम बोलते हैं ANS। ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाले प्रोसेस। ऑटो मतलब जो सेल्फ रेगुलेट हो रहे हैं। बात समझ में आई? 2 तरह की डिवाइड की हमने, पहला बना दिया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों डिफरेंस आप देखिए। पैरासिम्पैथेटिक कब काम कर रहा है? वर्क इन नॉर्मल टाइम, रेस्ट, डाइजेस्ट। आपने क्या किया, घर पहुंचे, खाना खाया और खाना खा के आराम से आप सो गए। बात समझ में आई ना? नॉर्मल स्टेज है, रेस्ट कर रहे हो, तो उस समय आपकी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है कौन करवा रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई? अब जो सिंपैथेटिक है वो कौन कर रहा है? देखिए वो 3F, फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। बात समझ में आई? जरा समझो, आपने खाना खाया, आपके सामने कोई लड़ने के लिए आ गया, आप उससे लड़ाई कर रहे हो, खाना भी पेट में है, क्या लड़ाई करते समय खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात हो रहा होगा। तो मतलब ये जो कंडीशन है ये इमरजेंसी की कंडीशन है। उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है और आपके उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो कौन सा है?
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब आप लड़ाई कर रहे हो, खाना में डाइजेस्ट हो रहा है, फाइट, आपको डर लग रहा है, अंधेरे, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे जानवर, आप अकेले फंसे हो, शेर आपके सामने आ जाए, तो क्या उस समय आपके पेट में खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा? नहीं, हो रहा है। कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्लाइट इन इमरजेंसी, आपके सामने, आपके पीछे शेर पड़ जाए, आप भागोगे। फ्लाइट मतलब उड़ना नहीं, मतलब उड़ना तो है ही, मतलब वहाँ से निकल जाना, भाग जाना, उस प्लेस पे छोड़ देना। तो क्या उस कंडीशन में आपके अंदर जो खाना है क्या वो डाइजेस्ट नहीं होगा? यस और नो? यस। मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये जो तीनों ही कंडीशन है, ये तीनों हमारी कंडीशन होती है, 3F कंडीशन होती है। इन कंडीशंस में जो हमारा डाइजेशन है वो कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और नॉर्मल स्टेज पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और समझिए, फाइट, लड़ाई कर रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो गया ना, ऑब्वियस सी बात होगा, कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक। फ्राइट, आप अपने रूम में गए, बिस्तर के ऊपर काला सांप बैठा हुआ है, आप तो चले गए अंदर, डर लगेगा। क्या उस डर की परिस्थिति में आपके अंदर जो खाना है पेट में, क्या वो डाइजेस्ट नहीं होगा? यस और नो? यस। कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्लाइट, यस और नो? यस। आपको मान लो ऊपर से फेंक दिया जाए, आपको खाना खिलाया खूब सारा अच्छा सा, और आपको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, आप उड़ते हुए नीचे आ रहे हो। जब आप नीचे आ रहे हो, क्या उस समय खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपका? हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी कंडीशन में जो आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो नॉर्मल कंडीशन में आपके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा, ठीक है? आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपके जो डाउट्स हैं उसे हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।